तो मेरे साथ इमरान रियाज भाई मौजूद हैं, कासिम खान सूरी मौजूद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और वो भी कुछ राज़ों के अमीन हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो ज़रा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये लड़ाई इसराइल, अमेरिका और सिर्फ ईरान की हद तक है, या इस लड़ाई का एक ग्रेटर प्लान है, और वो ग्रेटर प्लान में पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान कैसे फेस करेगा? देखिए साबिर भाई, हम ये बात अभी नहीं कई दहाइयों से सुन रहे हैं और ये प्रेडिक्शन बहुत दफा हो चुकी है कि एक एक करके मुसलमान मुल्कों को कमजोर किया जाएगा। मुसलमान मुल्क जिनके पास दो चीजें हो ना, वो पहले टारगेट हो जाते हैं। अब यानी अगर किसी मुसलमान मुल्क के पास अच्छे हथियार हैं तो उसको जरूर टारगेट किया जाता है कि इनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। नंबर दो, अगर किसी मुसलमान मुल्क के पास कोई मादनी वसाइल है या पेट्रोल है या कोई ऐसी चीज है, तो इंश्योर किया जाता है कि ये वसाइल इनके पास नहीं रहने चाहिए। खास तौर पे उन मुल्कों के पास जो अपने फैसले खुद करने की कोशिश करें। अगर आपके पास हथियार अच्छे हैं, अपने फैसले आप खुद करना चाहते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास वसाइल हैं और आप अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। यानी आप गौर करें ना कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने दिफा को अमेरिका के साथ नत्थी किया और अमेरिकन बेसिस हैं उन मुल्कों के अंदर, और वो अपनी पॉलिसीज को अमेरिका से दूर नहीं करते, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। उनके पास वसाइल है, पैसा कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन ममालिक के लिए है जिनके पास वसाइल हों और वो अपनी मर्जी करें, जैसे कि इराक था, जैसा कि ईरान है, जैसे कि लीबिया था, जैसे और भी ममालिक हैं, जैसे अभी मादुरो के साथ उन्होंने क्या किया वहाँ वेनेजुएला में। तो ये एक पैटर्न है जिसके तहत ये लड़ाई चल रही है, और हम हमेशा से ये बात सुनते आए हैं कि जब ईरान की दीवार हटेगी या वो आगे से हटेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान होगा, तुर्की होगा, इनको टारगेट किया जाएगा। देखिए इस वक़्त और प्रॉब्लम क्या है? इस रीजन के अंदर जो ममालिक निशाने पे आते हैं, प्रॉब्लम इसराइल है। क्योंकि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी खतरा यहाँ पे मौजूद नहीं रहना चाहिए। जब भी कभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है, तो हमें हमेशा ये इत्तला मिलती रही और इमरान खान साहब ने ये बात बताई भी थी। आज हम इसको ऑन द रिकॉर्ड कर देते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते भी थे कि बाकायदा इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता रहा उस वक़्त भी जब 2019 में झड़पें हुई थी। और हर मर्तबा वो ऐसा करता है, गालिबन इस दफ़ा भी उन्होंने ये सपोर्ट ज़रूर की होगी। ये मई 2025 में भी उन्होंने ऐसा किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पैटर्न है कि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी होती है, और ये नेतन्याहू का अपना स्टेटमेंट है कि वो ईरान के बाद पाकिस्तान के पीछे आएँगे। बिल्कुल। पहले जो है वो साबिक अमेरिकी जो माइक पोम्पियो हैं, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, माइक पोम्पियो वज़ीर ख़ारिजा थे अमेरिका के। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी ईरान के बाद बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान आपको पता है कि वहाँ पे बड़े मफादात हैं, एक तो चाइना के, दूसरा वहाँ पे बहुत सारी मादनियात हैं, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स वहाँ बहुत सारे हैं। तो तवज्जो सबकी वहाँ पे होगी। देखिए लड़ाई अमेरिका कोशिश करेगा कि इसको मुख्तसर करे। अमेरिका को लंबी लड़ाई इस वक़्त सूट नहीं करती। वो चाहेंगे कि टारगेट जल्दी से करें और जितनी जल्दी हो सकता है इस मामले को समेट दें। अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो फिर ये फैल जाएगी। फैलेगी ऐसे कि ईरान ने बड़ा लंबा अरसा अपने मिसाइल बनाए, उनको सपोर्ट कहीं न कहीं से मिलती रहेगी, क्योंकि ईरान भी अकेला नहीं है, उसके अपने भी सपोर्टर्स हैं, रशिया के साथ उसकी सपोर्ट है, कुछ और जगहों से उसको सपोर्ट मिलती है, चाइना के साथ उसका एक अपना रिलेशन बना हुआ है। तो अगर ईरान को सपोर्ट मिलती रही और वो इस लड़ाई को खींचता रहा लंबा, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इस खित्ते में, वो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, और वो अमेरिका से फिर ये कहेंगे कि जनाब ये इस तरह नहीं मामला चलेगा। देखें ना, कासिम जब भाई। आप जी। ईरान को छेड़ेंगे, तो ईरान वापस जवाब देगा, और जवाब वो देगा खलीजी ममालिक में, जहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं। अब खलीजी ममालिक तो ये देख रहे हैं कि सुबह हो और जंग बंद हो जाए, या शाम हो तो जंग बंद हो जाए, वो ये जंग लंबी नहीं देखना चाहते। उनकी बिल्कुल। सारी मार्केट डाउन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे टूरिज्म है एक, और दूसरा रियल एस्टेट का कारोबार है। तीसरा कारोबार जो बड़ा है वो पेट्रोलियम का है या गैस का है। अब बैरी जहाज चलना बंद हो गए, उन्होंने आबनाए हरमस को बंद कर दिया, साथ ही अभी बाब मंदब भी जो है वो ऑलमोस्ट अब फंक्शनल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपकी बंद हो गई हैं, समुद्री रास्ते। तो जी। एक तो वो नुकसान हो जाएगा, दूसरा ये जो रियल एस्टेट की मार्केट है ये गिरेगी, तीसरा सयाह भागना चाहते हैं, उनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएंगे। कासिम भाई, ये बताइएगा कि
इस वक्त जैसे इमरान भाई ने बात की कि असल मसला है, दो मसले हैं। एक तो इस रीजन में अमेरिका को वापस आना है, दूसरा मसला यह है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करना है और इसराइल के तमाम मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लेके आना है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गन पॉइंट पे ये काम करवा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरी साल, पिछले टेन्योर का आखिरी साल ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस वक्त यूएई और बहरीन ये सब उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया था और उसके बाद कुछ ममालिक बच गए थे, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान मेन कंट्रीज हैं, ये बच गए थे। अब उनको तो बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से इसमें शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब इसमें शामिल हो गया और पाकिस्तान भी उसने साइन कर दिया और उसमें इंडोनेशिया भी चला गया, मलेशिया भी चला गया, आपके अरब कंट्रीज भी चले गए मिडल ईस्ट के, वो सब के सब ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसराइल को ये पहला स्टेप था इसराइल को तस्लीम करने का, और फिर गजा में फौज भेजनी है, गजा फोर्स, गजा अमन फोर्स के नाम से। उसमें ईरान जो है वो एक वाहिद मुल्क था जो कि एक साइड पे था और मुस्लिम कंट्री, उसने ना बोर्ड ऑफ पीस साइन किया और ना ही गजा में उसने कोई रोल अदा करना था। बल्कि और गजा में फौज किस लिए भेजनी थी? वो इसलिए भेजनी थी क्योंकि मैं सारा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि वहां पे हमास को और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्ला करना है, ये है बुनियादी मकसद। और ईरान इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। तो ये इस बड़े पर्सपेक्टिव में आप ये बताइए कि अगर ईरान पे कंट्रोल हासिल हो जाता है और कितने चांसेस है कि कंट्रोल हासिल हो गया, तो फिर आपका बोर्ड ऑफ पीस और गजा में गजा अमन फोर्स का तो फिर तस्वर ही खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साबिर भाई, जिस तरह बोर्ड ऑफ पीस बना है, आपको पता है कि यूएन एक इदारा मौजूद है और उसमें जो है 5 बड़े ममालिक जो हैं वो विटो पावर रखते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है इसमें सिर्फ विटो पावर अमेरिका खुद है। इसके अंदर ना बरतानिया ने उस तरह शिरकत की है, ना फ्रांस ने, ना चाइना ने, ना रशिया ने, वो साइड पे सारे बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि वो मुस्लिम ममालिक जहाँ पे बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है वो इसमें शामिल हुए हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इसमें देखें इसमें है, और $7 अरब से ज्यादा जो चंदा इकट्ठा किया है वो मुस्लिम ममालिक ने दिया है। कि वहां पे जो अमेरिका ने, जो आपने देखा है वीडियो पूरी उसकी बनाई है कि किस तरह जो है गजा में तामीर नौ होगी और उसमें ये पैसा दिया जाएगा। और जो अमन फोर्स जो आप कह रहे हैं उसमें भी वो ममालिक फौजें अपनी भेजें, और किस वजह से? हमास को डिसआर्म करने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है इस्लामी इनकलाब के बाद जो वहाँ पे हुकूमत बनी है, और पहले जो है वो खुमैनी थे और अब उसके बाद जो है वो आयतुल्ला अली खamenei थे, 36 साल रहे हैं, रेजिस्ट किया उन्होंने। और जिस तरीके से आप देखें ईरान में सैंक्शंस लगी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो दुनिया से कोई कर्जा नहीं ले सकते थे, ना IMF से ना किसी से। उसके बावजूद उन्होंने जो है वो अपने मुल्क में बेहतरी लाया है और वहाँ पे जो है एक निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था। मैं कई दफ़ा ईरान गया हूँ और अपने हुकूमत के दौर में भी वफ्द सरकारी लेकर भी गया वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि इस जंग में, जिस तरह इमरान रियाज भाई ने कहा कि जो खलीजी रियासतें हैं जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ पर जो अटैक किया है, और वो ममालिक कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो ये जंग की हालत जंग में रहें। इससे कि इन्वेस्टमेंट सारी डूब जाएगी। आप देखें टूरिज्म वहाँ पे आना बंद हो गया है, इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं और मुसाफिर जो है कहीं आ जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जंग अगर लंबी चलती है, जिस तरह ईरान ने, आपने देखे एक दिन के अंदर जो है वो आयतुल्ला अली खामेनेई ने जो है वो पहले से जो है वो कह दिया था कि मैं 86 साल का हो चुका हूँ और मैं शहादत जो है अगर मुझे मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और वो उसी सरकारी जगह पे थे जहाँ पे वो अक्सर होते थे, और एकदम एक दिन के अंदर जो है वो आयतुल्ला अली रजा इराफी को जो है वो बना दिया गया सुप्रीम कमांडर उनका। तो मैं समझता हूँ कि उधर तो रजीम चेंज ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और जिस तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुआ है, इमरान खान अभी तक बंद है, उनको ना डॉक्टरों से मिलने दिया जा रहा है, ना एक्सेस है उनका फैमिली के साथ। तो ईरानी कौम जो है वो मुजामत कर रही है
और उनका जो मिसाइल सिस्टम है, अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि वो तेज़ी से जो है तल अबीब में भी, यरूशलेम में भी जो है वो मिसाइल दागे जा रहे हैं, और जो बहरी बीड़े हैं अमेरिका के, उसको भी जो है निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान। तो ये जंग जो है वो इमरान भाई, आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। एक नाजायज़ हुकूमत है और बरतानवी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी मौजूद है और आईएमएफ की रिपोर्ट भी मौजूद है, और ये मुकम्मल तौर पर अमरीकी खुशनुदी के तहत ये सारा सेटअप कायम है। और इस वक्त बहुत पूरी कोशिश है हमारे हुक्मरानों की कि वो अमरीका की ज़रूरत बने। तो इन हालात में ये लड़ाई जो है हमारे हुक्मरानों को सूट करती है कि ये लंबी चले, क्योंकि इस वक्त आपको पता है ज़िया साहब के पास अफगान कार्ड था, मुशर्रफ साहब के पास भी अफगान कार्ड था, और एक ने 11 साल गुजारे, एक ने 9 साल गुजारे। तो ये जो कार्ड है इनके पास, हमारे हुक्मरानों के पास, ये कार्ड कब तक चलता रहेगा? साबिर भाई, चीज़ों को ना 2 एंगल से हमें देखना पड़ेगा। एक हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई इस खित्ते को सूट करती है, तो जवाब है कि नहीं सूट करती। दूसरा एंगल ये है कि क्या ये लड़ाई लंबी चलती है तो इससे पाकिस्तान को फ्यूचर में आने वाले सालों में फ़ायदा होगा, तो इसका जवाब है कि नहीं होगा। तीसरी एक और चीज़ आप इसके अंदर ये ज़हन में रखें कि अगर ईरान में रजीम तब्दील हो जाता है और एक नया रजीम इंस्टॉल हो जाता है, या ईरान के अंदर एक अनार्की फैल जाती है, तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो नहीं जी। चाहे जल्दी हो या देर से हो, पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। अमेरिका जितना ज़्यादा चीज़ों में एंगेज होता जाएगा ना, जितने ज़्यादा पंगों में वो इस रीजन में आएगा, तो हमारे हुक्मरानों के पास उतना ही ज़्यादा मौका होगा उसकी खिदमत करने का। तो खिदमत के बदले में ये ज़ाती फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, तो मेरा जवाब है नेगेटिव। पाकिस्तान को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आसिम मुनीर के रजीम की बात करेंगे, तो मेरा जवाब है पॉजिटिव, उन्हें इसमें फ़ायदा है। जितना ज़्यादा गंद पड़ेगा, उतना उन्हें फ़ायदा होगा। मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब का। वो कहते हैं कि अमेरिका इसराइल के पीछे नहीं, इसराइल अमेरिका के पीछे है। मुख्तसर अर्ज है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सेहोनियों ने जो चाहा, अमेरिका ने वो किया। अगर किसी सदर ने अकड़ दिखाई तो उसको बहुत महंगी पड़ गई। इसराइल ने फरमाइश की, मशरिक वस्ता का नक्शा बदल गया। इराक, शाम, लीबिया सब अच्छे बच्चे बन गए। अमरीकी सियासतदान सिहोनी लाबी को वफादारी का यकीन दिलाने और अमरीका छोड़ तिल अबीब और यरूशलेम पहुंच जाते हैं, और एप्स्टन के दरबार में अमरीकी सियासतदान और कारपोरेट अशराफिया किस तरह हाजिरी देती थी आपको पता है। ट्वीट लंबा हो जाएगा, इस पर इतना ही इत्तफा करता हूं। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, यानी अच्छे बच्चे बन जाओ। तो ये हमारे वजीर दिफा हैं इमरान भाई। देखें साबिर भाई, ये बड़ी सतही सी सोच है। ख्वाजा आसिफ की आप बात कर रहे हैं ना, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वो भी था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। जी हाँ। ख्वाजा आसिफ किसी दौर में जूते पॉलिश करते हैं और दूसरे दौर में कहते हैं कि जर्नैलों ने हमें सारी जंगें हराई हैं और कौम की हड्डियों से गुदा तक निकाल के खा गए हैं। तो ख्वाजा साहब तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कौन सी जंग जीती है, बताओ वो कौन सा इंच है जो आपने फतह किया है, वो ये भी कहते हैं ख्वाजा आसिफ। फिर किसी वक्त में वो बिल्कुल ही पैंतरा बदल लेते हैं। तो उनका ना कोई दीन ईमान है नहीं, किसी एक चीज के ऊपर वो खड़े नहीं होते और उन्हें कोई संजीदा लेता भी नहीं है। मेरे ख्याल में उन्हें कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी शायद बुलाया नहीं गया, या वो आए नहीं, वो उनको वो कोई सीरियस लेता नहीं है। और इवन तो अभी ये हुकूमत को ही सीरियस कोई नहीं लेता। ये सारे के सारे फॉर्म 47 के ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो इनको सीरियस कौन लेगा। अमेरिका को भी आइडिया है कि ये सिर्फ चल चलाओ का काम है और ये बच्चा जुमरा की तरह इनको इस्तेमाल करो। वो उंगली के इशारे से खड़ा कर देता है कि शहबाज शरीफ खड़े होना, जरा मैं देखना है, वो खड़ा हो जाता है फौरन, कहते बैठ जाओ, वो बैठ जाता है फौरन। वो जहां से शहबाज शरीफ साहब की नजर पड़ती है डोनाल्ड ट्रंप पे, जैसे ही वो ऑटो के ऊपर लग के शहबाज शरीफ का हाथ यहाँ पहुंच जाता है माथे के ऊपर, वो सैल्यूट मार देते हैं। यानी वो तो ऑटो के ऊपर लगे हुए हैं ना, एक टॉय बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप यानी चाइना का खिलौने का इतना मजा नहीं आता जितना डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ का मजा आ रहा है, और वो एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को।
तो ये सीरियस नहीं है लोग। साबिर भाई ये एक-एक दिन करके गुज़ार रहे हैं, एक-एक मिनट करके गुज़ार रहे हैं। इनकी हर चीज़ के अंदर इस बात का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी क्या करेंगे हमारे साथ, ठीक है? ये जब इमरान खान के ऊपर अटैक करते हैं ना या इमरान खान के साथ बदतमीज़ी करते हैं या उसके ऊपर कोई मलबा फेंकते हैं तो एक्चुअली ये पाकिस्तानियों पे फेंकते हैं। उन्हें पता है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकता है हमारे खिलाफ और पाकिस्तानी हमारे सख्त खिलाफ हो गए हुए हैं, लेकिन उनको निकाल ये आदमी सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानियों को निकालने की जो चाबी है ना, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं इमरान खान के ऊपर। और इनका प्रॉब्लम है ही नहीं कि ईरान के ऊपर रजीम तब्दील होता है, इनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। फलां मुल्क में कुछ होता है, इनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना है, फौज को भिजवाना है, वहां पे इनका प्रॉब्लम ही नहीं है। इनका प्रॉब्लम है कि इमरान खान के साथ क्या करना है। और देखें, इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के गेम के अंदर अपने आप को एक ऐसे प्लेयर के तौर पे डाल लिया है जो एंटरटेन करता है सारे मामले को। दोहरा हाँ, यानी आप देखें ना कि अगर हम उनका फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान नहीं कर सकते, फायदा भी नहीं कर सकते, दोनों चीजें भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं। आप उनकी गेम आपने उठा के रखी हुई है, मोटिवेशन आप दे रहे हैं, जनाब ठीक है तुम जो कर दो ठीक कर दो। गेम भी आपने तकल्लुफ़ नहीं कहा है वैसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। तो